स्टार्ट करेंगे हम लोग लैकोपेरॉन। लैकोपेरॉन बहुत ध्यान से समझना। लैकोपेरॉन डिटेल में है। तो प्रोकैरियोट्स में कई तरह के ओपेरॉन होते हैं, उनमें से एक है लैकोपेरॉन। लैकोपेरॉन में जो लैक वर्ड है, ये LAC लैक, ये पूछा गया है ये किस लिए होता है। लैक का मतलब होता है लैक्टोज। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है। क्या है ये डाइसैकेराइड है। ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनी है। किससे? ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनी है। तो लैक का मतलब क्या है? लैक का मतलब लैक्टेज नहीं है। लैक्टेज तो एंजाइम हो गया। लैक का मतलब लैक्टोज है, और लैक्टोज एक तरह की डाइसैकेराइड है जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर के बनी है। जो लैक्टोज पार्टिसिपेट करती है बैक्टीरिया की मेटाबॉलिज्म में, वो एक्चुअल में एलो फॉर्म में होती है। तो ये एक्चुअली एलो लैक्टोज है। जो लैक्टोज पार्टिसिपेट करती है बैक्टीरिया की मेटाबॉलिज्म में, वो एलो लैक्टोज है, एलो फॉर्म होती है, एलो लैक्टोज है। ई कोलाई हैज एन ओपेरॉन फॉर डाइजेशन ऑफ लैक्टोज। ई कोलाई के अंदर एक ओपेरॉन पाया जाता है, एक जीन का समूह होता है लैक्टोज के डाइजेशन के लिए। लैकोपेरॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जैकब एंड मोनड। लैकोपेरॉन की खोज किसने की थी? जैकब एंड मोनड। आ सकता है। जैकब एंड मोनड ने लैकोपेरॉन की खोज की थी। दे फर्स्ट डिस्कवर्ड अ ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम। लैकोपेरॉन एक ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम है। ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है? डीएनए से बनता है आरएनए, एमआरएनए, एमआरएनए से बनती है प्रोटीन, एमआरएनए से बनती है प्रोटीन। डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। यह है ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन का बनना, यह है ट्रांसलेशन। ये क्या है? यह है ट्रांसलेशन। लैकोपेरॉन एक ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम है। ध्यान रखना, केवल जीन का नियंत्रण यहां तक होता है, मैसेंजर आरएनए बनने तक। जीन रेगुलेशन कहां है? मैसेंजर आरएनए बनने तक ही होता है। ट्रांसक्रिप्शन तक ही नियंत्रण है, उसके बाद प्रोटीन बनने लगती है, वहां रेगुलेशन की बात हम नहीं करते। तो ये एक ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम है लैकोपेरॉन, यानी डीएनए से एमआरएनए बनने तक ही नियंत्रण है। एक ट्रांसक्रिप्शनली, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, तो ये ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम है। तो प्रोकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन ट्रांसक्रिप्शन तक ही होता है। एमआरएनए बन गया, आगे प्रोटीन तो बनेगी। तो यहां तक के रेगुलेशन है। डीएनए से एमआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन है, तो ये एक ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम है, ये आ सकता है। तो प्रोकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन ट्रांसक्रिप्शन के दौरान ही होता है, जबकि यूकैरियोट्स में कई जगह रेगुलेशन होता है, नियंत्रण होता है। ये ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम है, ध्यान रखना। अब देखो लैकोपेरॉन में क्या क्या हमने पहले भी पढ़ा, इससे पहले ओपेरॉन में। लैकोपेरॉन में एक रेगुलेटर जीन है। लैकोपेरॉन में क्या है? लैकोपेरॉन में एक रेगुलेटर जीन है, एक प्रमोटर साइट है, और 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। ये स्ट्रक्चरल जीन्स हमने बताया, इनको 3 सिस्ट्रॉन कह सकते हो, ZYA। इनको कैसे लिखते हैं? ZYA। रेगुलेटर जीन है। रेगुलेटर जीन के अलावा रेगुलेटर जीन हो गया, प्रमोटर है, प्रमोटर के बगल में ऑपरेटर है, ऑपरेटर इज ए पार्ट ऑफ प्रोमोटर एंड सिचुएटेड एडजेसेंट टू प्रमोटर। ऑपरेटर प्रमोटर का ही पार्ट है और प्रमोटर के बगल में रहता है। 3 स्ट्रक्चरल जीन्स है, ZY और A, ZY और A। रेगुलेटर जीन को हम LAC-I कहते हैं। रेगुलेटर जीन को क्या बोलते हैं? रेगुलेटर जीन को कहा जाता है LAC-I। आई का मतलब यहां पर इनहिबिशन से है या इनहिबिटर से है। आई का मतलब यहां पर इनहिबिशन है या इनहिबिटर है, ये ध्यान रखना, अभी आगे बताते हैं। तो लैकोपेरॉन में क्या क्या है? एक रेगुलेटर जीन है, एक प्रमोटर साइट है, प्रमोटर साइट के बगल में ऑपरेटर है जो प्रमोटर का ही पार्ट है, और 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, ZY और A, ZY और A। ये एक लैकोपेरॉन एक ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम है जिसको डिस्कवर किया था जैकब एंड मोनड ने डिस्कवर किया था। लैक का मतलब क्या होता है? ध्यान रखना, लैक का मतलब लैक्टोज है, जो कि एक डाइसैकेराइड है, और ये एलोलैक्टोज है। कैसी है लैक्टोज? एलोलैक्टोज है।
ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनी है। तो लैक्टोपरॉन में हम लोग देखेंगे लैक्टोज का डाइजेशन किस तरीके से बैक्टीरिया करता है, कब जीन्स एक्टिव होते हैं और कब जीन्स इनएक्टिव हो जाते हैं। ये एक इंड्यूसिबल सिस्टम है, ध्यान रखना, इसे हम एंजाइम इंडक्शन भी कहते हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखना। तो अब हम लोग देखते हैं लैकोपरॉन। लैकोपरॉन में जो रेगुलेटर जीन है उसको हम लोग कहते हैं लैक आई। लैक आई जो है ये सिंथेसाइज करता है रिप्रेसर प्रोटीन या रिप्रेसर, ये हमने तुम्हें बताया। और हर एक ओपरॉन का जो रिप्रेसर होता है वो स्पेसिफिक होता है, ये भी हमने तुमको बताया। अब देखो, इसको समझने से पहले डायग्राम से हम लोग चीजें समझ लेंगे। लैकोपरॉन के बारे में पूरा डिटेल हम लोग डायग्राम से समझते हैं, इसके बाद हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, लैकोपरॉन हम लोग डिटेल में समझते हैं, बहुत ध्यान से समझना। ओपरॉन में हमने तुम्हें क्या बताया था, एक रेगुलेटर जीन है, यहां पर भी एक रेगुलेटर जीन है। इस रेगुलेटर जीन का एक नाम है, इसको लैक आई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं लैक आई। आई का मतलब यहां पर इनहिबिटर से है, आई का मतलब यहां पर इनहिबिटर है, इंड्यूसर नहीं है इसका मतलब, इनहिबिटर। जीन का मतलब डीएनए है, ये डीएनए यानी रेगुलेटर जीन जिसको हम कहते हैं लैक आई। रेगुलेटर जीन के अलावा प्रमोटर है, प्रमोटर के बगल में ऑपरेटर है, और 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, Z, Y और A, Z, Y और A, ये 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। सबसे पहले होता क्या है, ये जो रेगुलेटर जीन यानी लैक आई, ये ट्रांसक्राइब होता है, ये ट्रांसक्राइब होता है यानी इससे बनता है mRNA। जीन का मतलब डीएनए, रेगुलेटर जीन, जीन का मतलब डीएनए, डीएनए से आरएनए बना, ये ट्रांसक्रिप्शन है। क्या है ये है ट्रांसक्रिप्शन, ये है ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से बनती है प्रोटीन, एमआरएनए से बनती है प्रोटीन, उस प्रोटीन को हम लोग कहते हैं रिप्रेसर प्रोटीन, उसको हम कहते हैं रिप्रेसर प्रोटीन या रिप्रेसर कहते हैं, या शॉर्ट में रिप्रेसर कहते हैं। आरएनए से प्रोटीन बनना क्या है, ट्रांसलेशन है। ये क्या है, ये है ट्रांसलेशन। तो रेगुलेटर जीन यानी लैक आई, ये ट्रांसक्राइब होता है और ट्रांसलेट होता है और बनाता है रिप्रेसर प्रोटीन या रिप्रेसर बनाता है। प्रमोटर से क्या होता है, प्रमोटर से चिपकता है एक एंजाइम जो ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेता है, जो डीएनए से आरएनए बनाने में मदद करता है। उस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। प्रमोटर से चिपकता है एक एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज, ये सिग्मा फैक्टर के साथ आता है, तो इस पूरे एंजाइम को हम कहते हैं होलो एंजाइम। तो सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम आकर के प्रमोटर से चिपकता है। किससे चिपकता है, प्रमोटर से चिपकता है। तो ये एंजाइम प्रमोटर से चिपकता है। अभी हम बताएंगे इसका काम क्या है। ये एंजाइम डीएनए से आरएनए बनाता है, ट्रांसक्रिप्शन यही करता है। जेड जो स्ट्रक्चरल जीन है, ये जेड स्ट्रक्चरल जीन ये अपना मैसेंजर आरएनए बनाता है, ट्रांसक्राइब होता है, अपना मैसेंजर आरएनए बनाता है। वाई स्ट्रक्चरल जीन भी ट्रांसक्राइब होता है, ये अपना मैसेंजर आरएनए बनाता है। और ए स्ट्रक्चरल जीन भी ये ट्रांसक्राइब होता है, ये अपना मैसेंजर आरएनए बनाता है। ये ट्रांसक्रिप्शन हो गया, जीन यानी डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। यहां पर जो प्रोटीन बनती है वो एंजाइम के फॉर्म में बनती है, और उस एंजाइम का नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो जेड जीन कौन सा एंजाइम बना रहा है, जेड जीन बनाता है एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये प्रोटीन वाला एंजाइम, प्रोटीनेशियस। वाई जो है ये भी एक एंजाइम बनाता है, उस एंजाइम का नाम है परमीएज, उस एंजाइम का नाम है परमीएज। और ए भी अपना एंजाइम बनाता है, और उस एंजाइम का नाम है ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज। ये भी क्वेश्चन कई बार आए हैं। जेड कौन सा एंजाइम बनाता है, तुम कहोगे बीटा गैलेक्टोसाइडेज। वाई बनाता है परमीएज, और ए बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम।
तीनों ही जीन के प्रोडक्ट यानी एंजाइम चाहिए होते हैं लैक्टोज के डाइजेशन के लिए। लेकिन लैक्टोज का जो मेनली डाइजेशन करता है वो एंजाइम है तुम्हारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज ये लैक्टोज का डाइजेशन करता है, ये लैक्टोज को तोड़ देता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। तो लैक्टोज का डाइजेशन ये करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, ये लैक्टोज को तोड़ देता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। परमिएज एंजाइम का काम क्या होता है? परमिएज एंजाइम बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को बढ़ा देता है। ये बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन है उसके छेद को बड़ा कर देता है, उसकी परमेबिलिटी को बढ़ा देता है, ताकि जो आसपास लैक्टोज मौजूद है मीडियम में वो बैक्टीरिया के अंदर चली जाए, बैक्टीरिया के अंदर। तो ये लैक्टोज की एंट्री को परमिट करता है, तो इसीलिए बोलते हैं इसको परमिएज। इसको क्या बोलते हैं? परमिएज। इसका फंक्शन अभी क्लियर नहीं है, ट्रांस एसिटाइलेज। लेकिन तीनों ही एंजाइम चाहिए होते हैं लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म के लिए। लैक्टोज का डाइजेशन बेसिकली जो करता है वो ये एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये लैक्टोज को तोड़ देता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। तो Z बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y बनाता है परमिएज और A बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। अब इधर देखो, जो रेगुलेटर जीन है जिसको हम लैकाई कहते हैं, ये हमेशा बनाता रहता है रिप्रेसर प्रोटीन। तो ये एक तरह का कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है। कैसा ये? जो जीन हमेशा काम करते रहते हैं वो कैसे जीन कहलाते हैं? कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है। तो रेगुलेटर जीन हमेशा रिप्रेसर प्रोटीन बनाते रहता है, ये हमेशा फंक्शनल रहता है बेटा। फंक्शनल का मतलब ये कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, ये हमेशा रिप्रेसर प्रोटीन बनाता रहता है। रिप्रेसर प्रोटीन जो होती है जब एक्टिव होती है, रिप्रेसर प्रोटीन जब फ्री होती है, रिप्रेसर प्रोटीन जब फ्री होती है, रिप्रेसर प्रोटीन जब फ्री होती है तो एक्टिव रहती है। रिप्रेसर प्रोटीन जब फ्री है तो ये एक्टिव है। ये करती क्या है? ये जा करके ऑपरेटर से जाके चिपक जाती है, ये जाती है और ऑपरेटर से चिपक जाती है। तो रिप्रेसर प्रोटीन जब फ्री होती है तो एक्टिव होती है और जा करके चिपक जाती है ऑपरेटर से। ऑपरेटर को स्विच ऑफ कर देगी, ये बंद कर देती है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इधर एक्सेस नहीं कर पाता, इधर नहीं आ पाता, और तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स ZYA ये ट्रांसक्राइब नहीं होते, यानी इनसे मैसेंजर आरएनए नहीं बनता और कोई भी एंजाइम नहीं बनता। ये तब तो पॉसिबल है जब लैक्टोज आसपास मीडियम में नहीं है। जब लैक्टोज नहीं है तो एंजाइम नहीं बनने चाहिए। बिल्कुल सही। देखो कैसे, जब लैक्टोज मीडियम में नहीं है, मान लो एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ऐसे मीडियम में ग्रो कर रहा है जिसके चारों तरफ लैक्टोज नहीं है, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ऐसे मीडियम में ग्रो कर रहा है जहां पर नो लैक्टोज, जब लैक्टोज नहीं है, जब लैक्टोज नहीं है तो क्या एंजाइम बनने चाहिए? नहीं बनने चाहिए। कैसे? देखो, जब लैक्टोज नहीं है, रेगुलेटर जीन तो हमेशा ही बनाता रहता है, ये हमेशा बनाता रहता है रिप्रेसर। रिप्रेसर जब फ्री होता है तो एक्टिव होता है, एक्टिव होता है तो जा करके बाइंड कर जाता है ऑपरेटर से। ये आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम ये इधर एक्सेस नहीं करता और स्ट्रक्चरल जीन्स ट्रांसक्राइब नहीं होते और कोई भी एंजाइम नहीं बनता। यानी जब लैक्टोज नहीं है तो कोई भी एंजाइम नहीं बनता। ठीक। अब देखो, मान लो दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन बैक्टीरिया ऐसे मीडियम में ग्रो कर रहा है, बैक्टीरिया ऐसे मीडियम में ग्रो कर रहा है जिसमें लैक्टोज है, बैक्टीरिया ऐसे मीडियम में ग्रो कर रहा है जिसमें लैक्टोज है। अब लैक्टोज है तो लैक्टोज बैक्टीरिया की सेल के अंदर जाएगी। लैक्टोज बैक्टीरिया की सेल के अंदर तभी जाएगी जब बैक्टीरिया की सेल की मेम्ब्रेन के पोर्स बड़े बड़े होंगे, मेम्ब्रेन परमिएबल होगी, और मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को कौन बढ़ाता है? परमिएज बढ़ाता है। तो यानी परमिएज होना जरूरी है। लैक्टोज के अंदर जाने के लिए परमिएज का होना जरूरी है।
परमिएज ही मेम्ब्रेन के पोर को बड़ा कर देता है, मेम्ब्रेन के छेद को बड़ा कर देता है और लैक्टोज अंदर चली जाती है। अब तुम ये कहोगे अभी तो लैक ओपेरॉन चल ही नहीं रहा है। जब लैक ओपेरॉन बेटा चल ही नहीं रहा है तो परमिएज कहां से आ जाएगा? ये जरा समझने वाली बात है, बहुत ध्यान समझना। जब लैक ओपेरॉन फंक्शनल ही नहीं है अभी, तो ये परमिएज कहां से आ गया? और जब परमिएज नहीं है तो लैक्टोज अंदर कैसे जाएगी? तो लैक्टोज की एंट्री के लिए परमिएज का होना जरूरी है और परमिएज के लिए इस लैक ओपेरॉन का चलना जरूरी है। एक बात ध्यान रखना, बहुत धीमी गति से लैक ओपेरॉन हमेशा चलता रहता है, यानी कॉन्स्टिट्यूटिव भी है। लैक ओपेरॉन एक रेगुलेशन भी है और ये कॉन्स्टिट्यूटिव भी है। बहुत धीमी गति से लैक ओपेरॉन हमेशा चलता रहता है। हमेशा का मतलब ये कॉन्स्टिट्यूटिव है, तभी परमिएज बनेगा और जब परमिएज होगा तभी लैक्टोज बैक्टीरिया के अंदर जाती है। यह ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो परमिएज तभी होगा जब लैक ओपेरॉन चलेगा। लैक ओपेरॉन तो अभी शुरू ही नहीं हुआ, इसका मतलब लैक ओपेरॉन बहुत धीमी गति से, बहुत ही स्लोली हमेशा फंक्शनल है, यानी कॉन्स्टिट्यूटिव है। इसलिए लैक ओपेरॉन बहुत धीमी गति से हमेशा चलता रहता है और परमिएज बनता रहता है, जिसकी वजह से लैक्टोज जो है वो बैक्टीरिया के अंदर चली जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को परमिएज बढ़ा देता है। ठीक, लैक्टोज अंदर गई। लैक्टोज बैक्टीरिया के अंदर जब जाती है तो कुछ लैक्टोज करती क्या है? कुछ लैक्टोज जाके चिपक जाती है तुम्हारी रिप्रेसर से। कुछ लैक्टोज किससे चिपक गई? जाके चिपक जाती है रिप्रेसर से। लैक्टोज को हम लोग कहते हैं इंड्यूसर। लैक्टोज को कहा जाता है इंड्यूसर। लैक्टोज को कहा जाता है इंड्यूसर। तो लैक्टोज बैक्टीरिया के अंदर जाती है, कुछ लैक्टोज रिप्रेसर से जाके चिपक जाती है और बनाती है इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। क्या बना रही है? और यह बनाती है इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। तो कुछ लैक्टोज जाकर के रिप्रेसर से चिपकने के बाद बनाती है इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। इंड्यूसर हमने क्या बताया? लैक्टोज। ये आ चुका है सवाल। लैक्टोज को कहते हैं इंड्यूसर। ये एंजाइम की सिंथेसिस को इंड्यूस करेगी। कैसे देखना? लैक्टोज को कहते हैं इंड्यूसर। इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स में जो लैक्टोज यानी इंड्यूसर है, ये इसको हम लैक्टोज कहते हैं, ये रिप्रेसर प्रोटीन के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर देती है। मॉडिफाई करने के बाद ये रिप्रेसर एक्टिव से हो जाता है इनएक्टिव। ये रिप्रेसर एक्टिव से कैसा हो गया? इनएक्टिव हो गया। लैक्टोज यानी इंड्यूसर रिप्रेसर प्रोटीन के स्ट्रक्चर को कुछ मॉडिफाई कर देती है, जिससे कि रिप्रेसर एक्टिव से इनएक्टिव हो गया। इनएक्टिव हो जाने के बाद ये जाके बाइंड नहीं कर पाता ऑपरेटर से। ये जब ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाता तो ऑपरेटर स्विच ऑन रहता है। कैसा रहता है? स्विच ऑन रहता है। जब ऑपरेटर स्विच ऑन है तो प्रमोटर इधर एक्सेस कर जाता। प्रमोटर पे जो एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज इधर मूव कर जाता है। तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स ट्रांसक्राइब हो जाते हैं, ये अपना अपना एंजाइम बनाने लग जाते हैं। फिर से देखो, लैक्टोज बैक्टीरिया के अंदर गई परमिएज की मदद से, क्योंकि इसने मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को बढ़ा दिया। कुछ लैक्टोज जाके रिप्रेसर से चिपक गई और बना लिया इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। लैक्टोज को हम लोग इंड्यूसर कहते हैं। लैक्टोज यानी इंड्यूसर रिप्रेसर प्रोटीन के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर देती है, जिससे कि रिप्रेसर एक्टिव से हो जाता है इनएक्टिव। जब ये इनएक्टिव हो जाता तो ऑपरेटर से चिपक नहीं पाता, ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाता, ऑपरेटर स्विच ऑन रहता है। ऑपरेटर स्विच ऑन रहता है, आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम या एंजाइम इधर एक्सेस कर जाता, मूव कर जाता, स्ट्रक्चरल जीन से ट्रांसक्राइब कर जाते हैं और तीनों एंजाइम बनने लग जाते हैं। Z बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y बनाता है परमिएज और A बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज। लैक्टोज का डाइजेशन शुरू हो जाता है।
बीटा गैलेक्टोसाइडेज की प्रेजेंस में लैक्टोज जो है वो टूटने लग जाती है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, लैक्टोज टूटने लग जाएगी ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। बैक्टीरिया लैक्टोज का डाइजेशन क्यों करता है? क्योंकि उसको ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज एक कार्बन सोर्स है, मोस्ट प्रीफर्ड कार्बन सोर्स है। देखो बैक्टीरिया को अपने शरीर बनाने के लिए कार्बन चाहिए, और कार्बन के लिए मोस्ट प्रीफर्ड सोर्स क्या है? ग्लूकोज। हम लोग में भी ग्लूकोज है कार्बन सोर्स। तो बैक्टीरिया लैक्टोज का डाइजेशन इसलिए करता है क्योंकि उसको ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज मोस्ट प्रीफर्ड कार्बन सोर्स है, कार्बन चाहिए, कार्बन के लिए ग्लूकोज चाहिए, तो लैक्टोज का डाइजेशन करता है। अब ये लैक्टोज जो चारों तरफ मीडियम में थी सारी की सारी अंदर चली गई, सारी लैक्टोज अंदर चली गई, सारी लैक्टोज अंदर चली गई, और सब की सब लैक्टोज डाइजेस्ट हो गई, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो गई। तो ये जो लैक्टोज यहां मौजूद है, ध्यान रखना, जो इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स में लैक्टोज मौजूद है, ये भी यहां से अलग हो जाती है। जब सारी लैक्टोज जो अंदर चली गई, जो मीडियम में थी, और अंदर जाने के बाद ये डाइजेस्ट हो गई, ये वाली लैक्टोज भी डाइजेस्ट हो जाती है जो इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। तो जब ये लैक्टोज डाइजेस्ट हो गई तो रिप्रेसर फिर से फ्री हो गया। अरे फ्री हो गया तो क्या हो गया? फ्री हो गया तो एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा तो जा करके ऑपरेटर से चिपक जाएगा। ऑपरेटर से चिपक जाने की वजह से आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम इधर एक्सेस नहीं कर पाएगा, स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा, यानी एंजाइम का सिक्रीशन बंद हो जाएगा। फिर से देखो, जब सारी लैक्टोज चली गई सेल के अंदर और डाइजेस्ट हो गई ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, इंक्लूडिंग द लैक्टोज प्रेजेंट इन इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स, ये भी लैक्टोज यहां से हट गई, ये भी डाइजेस्ट हो गई, तो रिप्रेसर प्रोटीन फिर से फ्री हो गई। फ्री हो गई मतलब एक्टिव हो गई, एक्टिव हो गई तो जा करके किससे बाइंड कर जाएगी? ऑपरेटर से। ऑपरेटर को ऑफ कर देगी, बंद कर देगी, स्विच ऑफ। आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम इधर एक्सेस नहीं कर पाएगा। स्ट्रक्चरल जीन्स Z, Y और A ये अपना अपना मैसेंजर आरएनए और अपना अपना एंजाइम नहीं बना पाएंगे, इनका ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा, एंजाइम कोई भी नहीं बनेगा। तो जब लैक्टोज खत्म हो गई तो एंजाइम का सिक्रीशन भी बंद हो गया। लैक्टोज यानी कि सबस्ट्रेट, जब तक लैक्टोज थी यानी सबस्ट्रेट था, तब तक एंजाइम बन रहे थे, और जैसे ही लैक्टोज खत्म हो गई एंजाइम का सिक्रीशन बंद हो गया। लैक्टोज यानी सबस्ट्रेट एंजाइम के सिक्रीशन को इंड्यूस कर रहा है, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं इंड्यूसिबल सिस्टम या एंजाइम इंडक्शन कहते हैं। एक बात और ध्यान रखना, बहुत धीमी गति से ये जो लैकोप्रोन है ये हमेशा चलता भी रहता है, तो कॉन्स्टिट्यूटिव भी है, इंड्यूसिबल भी है और कॉन्स्टिट्यूटिव भी है, ये ध्यान रखना। तो ये तुमने देखा, 3-4 बातें ध्यान रखना। रेगुलेटर जीन को हम लोग क्या कहते हैं? रेगुलेटर जीन को हम लोग कहते हैं लैक-आई। आई का मतलब यहां पर क्या है? आई का मतलब यहां पर इनहिबिटर से, क्या है? इनहिबिटर। रेगुलेटर जीन हमेशा बनाता रहता है रिप्रेसर, तो ये कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, ये हमेशा फंक्शनल है। रिप्रेसर जब फ्री होता है तो एक्टिव होता है, एक्टिव होता है तो बाइंड कर जाता है ऑपरेटर से, ऑपरेटर को स्विच ऑफ कर देता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इधर मूव नहीं करता, स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है, एंजाइम नहीं बनते क्योंकि अभी लैक्टोज नहीं है। मान लो बैक्टीरिया ऐसे मीडियम में ग्रो कर रहा है जिसमें लैक्टोज है, तो लैक्टोज कुछ अंदर जाती है, रिप्रेसर से थोड़ी सी लैक्टोज कंबाइन कर जाती है, लैक्टोज को इंड्यूसर कहते हैं, और बनता है इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। लैक्टोज यानी इंड्यूसर रिप्रेसर के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर देती है, मॉडिफाई करने से जो रिप्रेसर है वो एक्टिव से इनएक्टिव हो जाता, और ये बाइंड नहीं कर पाता ऑपरेटर से, ऑपरेटर स्विच ऑन रहता है, ये एंजाइम इधर मूव कर जाता है, स्ट्रक्चरल जीन्स ट्रांसक्राइब हो जाते हैं, सारे एंजाइम बनने लग जाते हैं। लैक्टोज का डाइजेशन करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, लैक्टोज को तोड़ देता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। बैक्टीरिया लैक्टोज का डाइजेशन क्यों करता है? क्योंकि इसको ग्लूकोज चाहिए, कार्बन सोर्स अपने शरीर के लिए। जब सारी लैक्टोज खत्म हो जाती है, इंक्लूडिंग द लैक्टोज प्रेजेंट इन दिस कॉम्प्लेक्स, तो रिप्रेसर फिर से फ्री हो जाता है, फ्री हो जाएगा तो एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा तो बाइंड कर जाता है ऑपरेटर से, ऑपरेटर को स्विच ऑफ कर देगा। प्रमोटर पे मौजूद आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इधर मूव नहीं करेगा, स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा और एंजाइम की सिंथेसिस रुक जाती है। ये तो तुमने देखा कि किस तरीके से लैकोपेरॉन काम करता है। ये एक तरह का निगेटिव कंट्रोल है। अब कहोगे निगेटिव कंट्रोल कैसा है? देखो, रिप्रेसर बैक्टीरिया ने बनाया है, जब ये बाइंड कर रहा है ऑपरेटर से तो एंजाइम की सिंथेसिस रुक रही, इनहिबिट हो रही है।
रिप्रेसर की बाइंडिंग से एंजाइम का सिक्रीशन रुक रहा है, इनहिबिट हो रहा है, तो ये एक तरह का निगेटिव कंट्रोल है। क्या ये निगेटिव कंट्रोल है? अगर इसकी बाइंडिंग से एंजाइम का सिक्रीशन प्रमोट होता तो ये पॉजिटिव कंट्रोल होता। लेकिन यहां पर रिप्रेसर बाइंड जब कर रहा है ऑपरेटर से, तो स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन रुक रहा है, इनहिबिट हो रहा है, तो ये एक तरह का निगेटिव कंट्रोल है। ये तो लैक ओपरॉन का हमने तुमको निगेटिव कंट्रोल बताया, लेकिन लैक ओपरॉन दूसरे तरीके से भी कंट्रोल होता है, और वो है पॉजिटिव कंट्रोल। लैक ओपरॉन दोनों तरीके से कंट्रोल होता है, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है लैक ओपरॉन का निगेटिव कंट्रोल। लैक ओपरॉन पॉजिटिवली भी कंट्रोल होता है, ऐसा एनसीईआरटी ने लिखा है। तो ये ध्यान रखना, लैक ओपरॉन रेगुलेट होता है बोथ निगेटिवली एंड पॉजिटिवली, इतना ध्यान रखना। निगेटिव कंट्रोल यहां पर देख लेते हैं, हमने समझाया, यहां पे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है नोट्स में। देखो, इफ लैक्टोज इज एब्सेंट इन द मीडियम, अगर बैक्टीरिया के चारों तरफ लैक्टोज नहीं है तो तुम बताओ क्या एंजाइम बनने चाहिए? नहीं बनने चाहिए। कैसे देखो होता है, कैसे कंट्रोल होता है? लैक्टोज बैक्टीरिया के चारों तरफ नहीं है, रेगुलेटर जीन और लैक आई सिंथेसाइजेस रिप्रेसर प्रोटीन और रिप्रेसर ऑल द टाइम्स, दैट इज कॉन्स्टिट्यूटिवली। हमने तुम्हें बताया रेगुलेटर जीन, जिसे हम लैक आई बोलते हैं, आई का मतलब इनहिबिटर, ये हमेशा बनाता रहता है रिप्रेसर, तो ये कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है। कैसा जीन है? जो हमेशा फंक्शनल रहता है। जीन्स दैट रिमेन फंक्शनल ऑल द टाइम्स आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूटिव और हाउस कीपिंग जीन्स। ऐसे जीन जो हमेशा काम करते रहते हैं, हमने इससे पहले भी तुमको बताया, इनको हम हाउस कीपिंग जीन्स कहते हैं। हाउस कीपिंग जीन्स कहते हैं, जैसे रेगुलेटर जीन हमेशा काम करता रहता है, और जीन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन को चलाने के लिए जो जीन्स होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब्स साइकिल है, ईटीएस, हर एक सेल हमेशा रेस्पायरेशन करती है, तो हमेशा एंजाइम चाहिए है, तो उनको बनाने वाले जीन्स हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो जो जीन्स हमेशा एक्टिव रहते हैं उनको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव या हाउस कीपिंग जीन्स कहते हैं। फ्री रिप्रेसर रिमेन्स एक्टिव। देखो, रेगुलेटर जीन ने जो रिप्रेसर बनाया है, लैक्टोज नहीं है, ध्यान रखना भी, अभी बैक्टीरिया के चारों तरफ लैक्टोज नहीं है, तो एंजाइम नहीं बनना चाहिए, ये दिमाग में रखना। रेगुलेटर जीन हमेशा बनाता रहता है रिप्रेसर प्रोटीन, जब रिप्रेसर प्रोटीन यानी रिप्रेसर फ्री रहता है तो एक्टिव रहता है, ये पॉइंट ध्यान रखना। लैक ओपरॉन में फ्री रिप्रेसर कैसा है? लैक ओपरॉन में जो फ्री रिप्रेसर है वो एक्टिव है। वो कैसा है? एक्टिव। जबकि ट्रिप्टोफान ओपरॉन में जो फ्री रिप्रेसर है वो इनएक्टिव रहता है, ये अंतर है वहां पे। ट्रिप्टोफान ओपरॉन का जो फ्री रिप्रेसर है वहां पर इनएक्टिव होता है, लेकिन यहां पर जो फ्री रिप्रेसर है वो एक्टिव है। एक्टिव है तो किससे ये बाइंड कर जाएगा? एक्टिव है तो ये बाइंड कर जाता है ऑपरेटर से, ऑपरेटर को स्विच ऑफ कर देगा, बंद कर देगा, स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा, कोई एमआरएनए, कोई एंजाइम नहीं बनेगा। तो जब लैक्टोज नहीं है तो कोई एंजाइम नहीं बन रहा। रेगुलेटर जीन लैक आई ने बनाया रिप्रेसर, रिप्रेसर फ्री है तो एक्टिव है, एक्टिव है तो बाइंड कर गया ऑपरेटर से, ऑपरेटर स्विच ऑफ हो गया, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक्सेस नहीं करेगा, आगे नहीं जाएगा, स्ट्रक्चरल जीन्स ट्रांसक्राइब नहीं होंगे, कोई भी एंजाइम नहीं बनेगा। तो जब लैक्टोज नहीं तो एंजाइम नहीं बन रहा। आगे देखो, जब लैक्टोज नहीं है तो कोई एंजाइम नहीं बन रहा। आगे देखो, इफ लैक्टोज इज प्रेजेंट इन द मीडियम, अगर लैक्टोज मीडियम के अंदर मौजूद है बेटा, लैक्टोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल, लैक्टोज बैक्टीरिया के अंदर जाएगी विद द हेल्प ऑफ परमीएज। लैक्टोज को अंदर ले जाने का काम कौन कर रहा है? ये एंजाइम करता है, परमीएज। अब तुम कहोगे परमीएज कहां से आ गया? हमने बताया बहुत धीमी गति से लैक ओपरॉन कॉन्स्टिट्यूटिव ही है। कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब हमेशा चलता रहता है, इसलिए परमीएज मौजूद रहता है। अ वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैक ओपरॉन हैज टू बी प्रेजेंट ऑल द टाइम्स, that is constitutive, otherwise lactose cannot enter into the cell। बहुत धीमी गति से लैक ओपरॉन हमेशा चलता रहता है, कॉन्स्टिट्यूटिव है, इसी वजह से परमीएज बन जाता है, और परमीएज की वजह से बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है और लैक्टोज अंदर चली जाती है। अगर परमीएज नहीं होगा तो लैक्टोज अंदर जाएगी ही नहीं। तो बहुत धीमी गति से लैक ओपरॉन हमेशा चलता रहता है, यानी कॉन्स्टिट्यूटिव भी होता है। सम लैक्टोज बाइंड्स टू द रिप्रेसर,
थोड़ी लैक्टोज जाकर के रिप्रेसर से चिपक जाती है और क्या बनाती है, इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स, इंड्यूसर का मतलब लैक्टोज, इंड्यूसर क्या है, लैक्टोज। लैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन के स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई कर देती है कि ये रिप्रेसर एक्टिव से हो जाता है इनएक्टिव। यही हमने तुमको बताया। तो फिर से देखो, जब बैक्टीरिया के चारों तरफ लैक्टोज है तो ये परमिएज की मदद से ये चली जाती है बैक्टीरिया के अंदर और थोड़ी सी लैक्टोज जाकर के रिप्रेसर से चिपक जाती है और बनाती है इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। लैक्टोज को हम लोग इंड्यूसर कहते हैं। लैक्टोज को क्या बोलते हैं, इंड्यूसर है ये। और एक्चुअल में जो लैक्टोज है वो एलो फॉर्म में होती है, एलो लैक्टोज है। क्या ये, एलो लैक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैन नॉट एक्ट एज इंड्यूसर फॉर लैकोपेरॉन। अरे लैकोपेरॉन में ग्लूकोज और गैलेक्टोज इंड्यूसर नहीं होते, लैकोपेरॉन का इंड्यूसर है लैक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज लैकोपेरॉन के इंड्यूसर नहीं होते, यानी हर एक ओपेरॉन का अपना अपना इंड्यूसर भी है। तो हर एक ओपेरॉन का अपना अपना प्रमोटर है, अपना अपना रिप्रेसर है और अपना अपना इंड्यूसर है, अपना अपना इंड्यूसर है। तो लैकोपेरॉन में ग्लूकोज और गैलेक्टोज इंड्यूसर की तरह बिहेव नहीं करते हैं। इंड्यूसर का मतलब लैक्टोज। लैक्टोज जाकर के रिप्रेसर से चिपक जाती है। लैक्टोज मॉडिफाइज द स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रेसर। लैक्टोज रिप्रेसर के स्ट्रक्चर को रूपांतरित कर देती, मॉडिफाई कर देती है इन सच अ वे दैट, कुछ इस तरीके से कि वो एक्टिव से क्या हो जाता है, इनएक्टिव। लैक्टोज यानी इंड्यूसर रिप्रेसर प्रोटीन के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करती है जिससे कि रिप्रेसर एक्टिव से इनएक्टिव हो जाता है। जब ये इनएक्टिव हो जाएगा तो क्या होगा, क्या ये ऑपरेटर से बाइंड कर पाएगा ना। इनएक्टिव रिप्रेसर फेल्स टू बाइंड विद द ऑपरेटर, ये जाके ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाता। इनएक्टिव रिप्रेसर जब ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा तो ऑपरेटर स्विच ऑन रहता है, ऑपरेटर रिमेन्स स्विच्ड ऑन। जब ऑपरेटर स्विच ऑन रहेगा तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इधर मूव कर जाएगा और स्ट्रक्चरल जीन से ट्रांसक्राइब हो जाएंगे और तीनों एंजाइम बनने लग जाएंगे, लैक्टोज का डाइजेशन होने लग जाएगा। तो ऑपरेटर जब इनएक्टिव रिप्रेसर जाके ऑपरेटर से नहीं चिपकता है तो ऑपरेटर स्विच ऑन रहता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम मूव कर जाता है, स्ट्रक्चरल जीन से ट्रांसक्राइब हो जाते हैं, तीनों एंजाइम बनने लग जाते हैं और लैक्टोज का डाइजेशन शुरू हो जाता है। हमने बताया लैक्टोज का डाइजेशन केवल करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो लैक्टोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज। बैक्टीरिया लैक्टोज का डाइजेशन इसलिए करता है क्योंकि उसको ग्लूकोज चाहिए है। ग्लूकोज का मतलब एक कार्बन सोर्स चाहिए है। ग्लूकोज एक मोस्ट प्रिफर्ड कार्बन सोर्स है जिससे अपने शरीर की संरचना करेगा जहां जरूरत होगी इसकी। लैक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज विद द हेल्प ऑफ गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है ये। लैक्टोज कन्वर्ट हो जाती है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। लैक्टोज को हम लोग बी गैल भी कहते हैं, सॉरी बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को बी गैल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, बी गैल भी कहते हैं, ध्यान रखना। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का शॉर्ट फॉर्म क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का शॉर्ट फॉर्म है बी गैल। क्या है ये बी गैल है। अब देखो, बैक्टीरिया नीड्स ग्लूकोज एज कार्बन सोर्स फॉर इट्स ग्रोथ। बैक्टीरिया को ग्लूकोज चाहिए, लैक्टोज का डाइजेशन करता है ग्लूकोज। ग्लूकोज एक कार्बन सोर्स है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए जरूरी है। इफ ऑल द लैक्टोज इज डाइजेस्टेड इंक्लूडिंग द लैक्टोज प्रेजेंट इन इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स, जब सारी लैक्टोज डाइजेस्ट हो जाती है और वो भी लैक्टोज जो इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स में मौजूद है, तो क्या होगा, तो रिप्रेसर फिर से फ्री हो जाएगा। जब इंड्यूसर हट जाएगा द रिप्रेसर बिकम्स फ्री, और रिप्रेसर फ्री हो जाता है। और जब ये फ्री हो जाएगा तो हमें मालूम ही है, जब रिप्रेसर फ्री हो जाएगा तो एक्टिव हो जाता है। फ्री रिप्रेसर बिकम्स एक्टिव, फ्री रिप्रेसर एक्टिव हो जाता है और ये बाइंड कर जाता है ऑपरेटर से जाके। ऑपरेटर को स्विच ऑफ कर देगा, जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम में जो मूव नहीं करेगा, एक्सेस नहीं करेगा, स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा और कोई भी एंजाइम नहीं बनेगा। तो ये तुमने देखा कि
इस तरीके से तुमने देखा कि लैक ओपरॉन किस तरीके से काम करता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ निगेटिव कंट्रोल। ये एक निगेटिव कंट्रोल है। अब निगेटिव कंट्रोल, रिप्रेसर प्रोटीन किसकी बनाई हुई है? बैक्टीरिया की। जब ये ऑपरेटर से चिपक रही है तो इनहिबिट कर रही है एंजाइम के सिक्रीशन को। इनहिबिट करना मतलब निगेटिव कंट्रोल है। कैसा ये कंट्रोल है? बैक्टीरिया की बनाई हुई एक चीज रिप्रेसर प्रोटीन बैक्टीरिया के एंजाइम को बनाने नहीं दे रही है, तो ये एक तरह का निगेटिव कंट्रोल है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ निगेटिव कंट्रोल बिकॉज बाइंडिंग ऑफ रिप्रेसर इज इनहिबिटिंग द सिक्रीशन ऑफ एंजाइम। जब रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करती है तो एंजाइम का सिक्रीशन रुक रहा है, इनहिबिट हो रहा है, निगेटिव कंट्रोल। लैक ओपरॉन इज एन इंड्यूसिबल सिस्टम। लैक ओपरॉन एक इंड्यूसिबल सिस्टम है क्योंकि जब तक सबस्ट्रेट यानी लैक्टोज मौजूद है तब तक एंजाइम बनते हैं और जैसे ही लैक्टोज खत्म हो जाती है एंजाइम का सिक्रीशन रुक जाता है। तो एंजाइम के सिक्रीशन को कौन इंड्यूस कर रहा है? लैक्टोज यानी सबस्ट्रेट। तो ये इंड्यूसिबल सिस्टम है बिकॉज सबस्ट्रेट और लैक्टोज इज इंड्यूसिंग द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स। अब देखो जो लैक्टोज है इसका एक नाम और है, ये भी ध्यान रखना। लैक्टोज को हम लोग बीटा गैलेक्टोसाइड्स भी कहते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म में है, इसको कहते हैं बीटा गैलेक्टोसाइड्स। इसका दूसरा एक नाम है बीटा गैलेक्टोसाइड्स मतलब लैक्टोज। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं बीगैल। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, इसका शॉर्ट फॉर्म है बीगैल। अगर कहीं बीगैल लिखा है तो समझ जाना बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और कहीं बीटा गैलेक्टोसाइड्स लिखा है तो ये लैक्टोज को बता रहा है। किसको बता रहा है? लैक्टोज को बता रहा है। ऐसा एनसीईआरटी ने दे रखा है। दो बातें और ध्यान रखना, यहां पर लिखा है पॉलीसिस्ट्रॉनिक और मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन्स। पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन्स का मतलब होता है जब सारे सिस्ट्रॉन ZYA, यहां पे 3 सिस्ट्रॉन है, ये अपना अपना पॉलीपेप्टाइड बना रहे हैं। Z बना रहा है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y बना रहा है परमिएज और A बना रहा है ट्रांस एसिटाइलेज। जब सारे सिस्ट्रॉन अपना अलग अलग पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं इस तरह के जीन्स कहलाते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक। ऐसे हमें कहां देखने को मिलते हैं? प्रोकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोटिक जीन्स कैसे होते हैं? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। पॉलीसिस्ट्रॉनिक सिस्ट्रॉन की संख्या के आधार पर नाम नहीं पड़ा है, फंक्शन के आधार पर है, ध्यान रखना। जब सारे सिस्ट्रॉन अलग अलग पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं अपना अपना, इस तरह के जीन्स को हम कहते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक। ये हमको प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं। मोनोसिस्ट्रॉनिक का मतलब जब सारे जीन्स, बहुत सारे जीन्स हैं, सब मिल करके एक ही तरह का पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, एक ही तरह की प्रोटीन बनाते हैं, एक ही तरह का पॉलीपेप्टाइड, तो ये मोनोसिस्ट्रॉनिक है। क्या ये? मोनोसिस्ट्रॉनिक। ऐसे जीन्स हमको कहां देखने को मिलते हैं? यूकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन है, सारे सिस्ट्रॉन अपना अपना पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, और यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन होते हैं, सारे सिस्ट्रॉन्स मिल करके एक ही तरह का पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। तो ये तुमने देखा लैक ओपरॉन, और इसको तुमने अच्छे से समझा। होप तुम्हें समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। दैट्स ऑल बेटा।